डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक बहुत ही इज्जतदार और पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी थे, जो एक मशहूर जज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। बचपन से ही श्यामा प्रसाद किताबों और देश के बारे में बातों से घिरे रहते थे। इस माहौल ने उनकी सोच और उनके भविष्य के रास्ते को सच में आकार दिया। उन्होंने अपने परिवार से शिक्षा और देश सेवा का महत्व सीखा। उनका शुरुआती जीवन सीखने और भारत के प्रति कर्तव्य की बढ़ती भावना से भरा था। वह एक होशियार छात्र थे, जिन्होंने बचपन से ही बड़ी उम्मीदें जगाई। उनकी शिक्षा सच में शानदार थी और उनकी बौद्धिक चमक को दिखाती थी। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन पूरी की, अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। फिर उन्होंने बंगाली में मास्टर डिग्री हासिल की, उसमें भी वे पहले स्थान पर रहे। ज्ञान की उनकी प्यास यही नहीं रुकी। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और बाद में 1927 में लिंकन इनसे बैरिस्टर एट लॉ बनने के लिए इंग्लैंड गए। इस व्यापक और विविध शिक्षा ने उन्हें कई विषयों की गहरी समझ दी। इसने उन्हें उन मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार किया, जिनका सामना उन्हें बाद में अपने जीवन में करना पड़ा, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति में। इसने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए एक ठोस फाउंडेशन रखी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉ. मुखर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1934 में महज 33 साल की छोटी उम्र में वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने। यह एक जबरदस्त उपलब्धि थी, जिसने उनके लीडरशिप गुणों को दिखाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने शिक्षा को भारतीय छात्रों के लिए ज्यादा सुलभ और प्रासंगिक बनाने पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की कुंजी है। यूनिवर्सिटी में उनके काम में रहे छात्रों और शिक्षकों दोनों से बहुत इज्जत और तारीफ मिली। डॉ. मुखर्जी का सार्वजनिक जीवन में शुरुआती कदम शिक्षा के माध्यम से था, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत के लोगों के साथ था। एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए उनकी सोच से गहराई से जुड़ी हुई थी। उनका मानना था कि भारतीय विश्वविद्यालयों को नेशनल विचारों का केंद्र होना चाहिए, जो युवाओं में गर्व और पहचान की भावना पैदा करे। उन्होंने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया और भारतीय इतिहास और संस्कृति पर रिसर्च को प्रोत्साहित किया। वाइस चांसलर के रूप में उनका समय सिर्फ एक प्रशासनिक भूमिका नहीं थी, यह उन दिमागों को आकार देने का एक मिशन था, जो एक नए देश का नेतृत्व करेंगे। इस दौर में उनके राजपॉलिटिक क्षेत्र में आने की फाउंडेशन रखी, जहां उनकी आवाज और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजपॉलिटिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें 1929 में भारतीय नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के लिए चुना गया। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि भारत के लिए उनका विजन कांग्रेस के रास्ते से अलग था। वह बंगाल में हिंदू समुदाय के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें लगा कि उनके हितों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हिंदू महासभा में शामिल होने का फैसला किया। वह 1944 में इसके अध्यक्ष बने। उनके राजपॉलिटिक करियर की पहचान उनके विश्वासों के लिए खड़े होने के उनके साहस से हुई। भले ही इसका मतलब उस समय की मुख्य धारा की राजपॉलिटिक पार्टियों से अलग रास्ता अपनाना हो। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद हेड्स मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. मुखर्जी की प्रतिभा और देशभक्ति को पहचाना। उन्होंने उन्हें आजाद भारत के पहले कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल होने का न्योता दिया। यह एक महत्वपूर्ण पल था, जिससे पता चला कि अलग-अलग राजपॉलिटिक पृष्ठभूमि के नेता देश के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। एक मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति की फाउंडेशन रखी। उन्होंने भारत को औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस दौरान उनका काम नए आजाद देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अहम था। वह अपने मंत्रालय में एक व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण लाए। सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद डॉ. मुखर्जी के हेड्स मंत्री नेहरू के साथ कई अहम मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1950 का लियाकत नेहरू समझौता था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था।
डॉ मुखर्जी को लगा कि यह समझौता पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, में उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदुओं की रक्षा में प्रभावी नहीं था। उनका मानना था कि यह एक तुष्टिकरण की नीति थी जो पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रही। एक ऐसी नीति का समर्थन करने में असमर्थ था जिसे वह कमजोर और अन्यायपूर्ण मानते थे। उन्होंने विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा देने का एक सैद्धांतिक फैसला लिया। उनका इस्तीफा उनके राजपॉलिसी जीवन का एक गुंजान करने वाला लक्षण था। इसने बताया कि वह हर की शक्ति से ज्यादा अपने सिद्धांतों को महत्व देते थे। उनका मानना था कि भारत की रक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कैबिनेट छोड़ने के बाद उन्होंने नई राजपॉलिसी की जरूरत महसूस की जो सच में लोगों के सांस्कृतिक और नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे। वह ऐसा मंच बनाना चाहते थे जो भारतीय मूल्यों और एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए काम करे। एक वैकल्पिक राजपॉलिसी का आवाज बनाने की सच्चा ने उनकी यात्रा के अगले बड़े अध्याय को जन्म दिया, जहां उन्होंने जमीन से एक नई पार्टी की स्थापना की। 1951 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की एक नई राजपॉलिटिक पार्टी बनाई। उन्होंने यह पार्टी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत नेशनवादी ऑल्टरनेटिव देने के लिए बनाई थी। जनसंघ एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति के सिद्धांतों पर बना था। डॉ मुखर्जी ने एक ऐसी पार्टी की कल्पना की थी जो नेशनीय एकता, अखंडता और भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेगी। उन्होंने अपनी नई पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश की यात्रा की। उन्होंने लोगों को अपने विजन को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया। जनसंघ जल्द ही भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आवाज बन गया, सरकार की पॉलिसियों को चुनौती दी और एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉ मुखर्जी और जनसंघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा था। इस अनुच्छेद ने राज्य को अपना संविधान, अपना झंडा और एक अलग हेड्स मंत्री या सदर ए रियासत दिया था। डॉ मुखर्जी ने इस व्यवस्था का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इसने देश के भीतर एक खतरनाक विभाजन पैदा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और इसे किसी भी अन्य राज्य की तरह उन्हीं लाभों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस विशेष दर्जे को राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा माना, एक ऐसी भावना जो भारत भर के कई नागरिकों के साथ गूंजे। इस नीति का विरोध करने के लिए डॉ मुखर्जी ने एक पावरशाली और यादगार नारा गढ़ा जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। उन्होंने घोषणा की, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू और कश्मीर को शेष भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने के आंदोलन के लिए एक रैली का नारा बन गया। यह एक सरल लेकिन गहरा बयान था जिसने नेशनीय एकता के लिए उनकी मांग को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इस नारे ने देश के एक हिस्से के लिए अलग नियम होने की विसंगति को उजागर किया और भारत की अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। मई 1953 में डॉ मुखर्जी ने अपने विरोध को सीधे जम्मू और कश्मीर के लोगों तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने बिना जरूरी परमिट के राज्य में प्रवेश करने का फैसला किया, जो भारतीय नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाया गया एक नियम था। वह इस अन्यायपूर्ण कानून को चुनौती देना चाहते थे और क्षेत्र के उन लोगों के साथ यूनाइटेडता दिखाना चाहते थे जो भारत के साथ पूर्ण एकीकरण चाहते थे। उनके अवज्ञा का कार्य एक पावरशाली राजपॉलिटिक बयान था। वह इसमें शामिल जोखिमों को जानते थे, लेकिन मानते थे कि अपनी मातृभूमि के पूर्ण एकीकरण के लिए लड़ना उनका कर्तव्य था। कश्मीर की यह यात्रा एक संयुक्त भारत के लिए उनकी अंतिम और सबसे करेजी लड़ाई थी, एक ऐसा संघर्ष जिससे वह सर्वत रूप से वापस नहीं लौटेंगे। 11 मई 1953 को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करते ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राज्य पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उन्हें परमिट सिस्टम का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, उसी कानून का जिसका वे विरोध करने आए थे। उन्हें श्रीनगर के पास एक छोटे से कॉटेज में कैद कर दिया गया। हिरासत में भी उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने भारत की एकता के लिए अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हुए पत्र लिखना और संवाद करना जारी रखा। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, क्योंकि लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की
और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए उनकी पुकार का समर्थन किया। हालांकि उनकी कैद ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला। उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल से दूर रखा गया। उनकी मृत्यु के हालात रहस्य और दुख में डूबे हुए हैं। 23 जून 1953 को लगभग 40 दिनों की हिरासत के बाद डॉ. मुखर्जी का निधन हो गया, जबकि वे अभी भी हिरासत में थे। बताया गया आधिकारिक कारण दिल का दौरा था। हालांकि उनके परिवार और उनके अनुयायियों ने उन्हें मिली चिकित्सा उपचार के बारे में कई सवाल उठाए। उनका मानना था कि उनकी मृत्यु को रोका जा सकता था और उन्हें एक साजिश का संदेह था। उनकी अचानक और सौरविद मृत्यु से पूरे देश में सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। भारत ने अपने सबसे करेजी और समर्पित बेटों में से एक को खो दिया, एक सच्चा देशभक्त जो नेशनीय एकता के लिए शहीद हो गया। डॉ. मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु ने कश्मीर मुद्दे पर पहले से कहीं ज्यादा नेशनीय ध्यान आकर्षित किया। इसने आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म करने के आंदोलन को मजबूत किया। हालांकि इस चेंज को पूरा होने में कई दशक लगे, लेकिन उनके संघर्ष ने जरूरी फाउंडेशन रखी। उन्हें एक निडर नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता को अपने जीवन से ऊपर रखा। उनकी विरासत उनके द्वारा समर्थित राजपॉलिटिक विचारधारा के माध्यम से जीवित है, जो आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। भारतीय जनसंघ, जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में विकसित हुई, जिसने अंततः नेशनल स्तर पर सरकार बनाई। निष्कर्ष में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देशभक्ति, साहस और निस्वार्थ बलिदान की एक प्रभावशाली कहानी है। एक शानदार एजुकेशन विद के रूप में उनके शुरुआती दिनों से लेकर कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी भूमिका तक और बाद में एक विपक्षी पार्टी के संस्थापक के रूप में उन्होंने हमेशा एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए काम किया। देश के विभाजन के खिलाफ उनका प्रभावशाली नारा और कश्मीर के एकीकरण के लिए उनका अंतिम बलिदान उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर शख्सियत बना गया है। उन्हें केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और क्षेत्रीय रूप से अविभाज्य हो। उनका जीवन लाखों लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है।